नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में विधानसभा में एक सीट है जहां से राज्यसभा के लिए जाना है एक किसी व्यक्ति को, वो भी 2 साल के लिए। केसी वेणुगोपाल की सीट, क्योंकि वो लोकसभा के सांसद चुन लिए गए हैं, इसलिए खाली हो गई है। सीट कांग्रेस पार्टी की खाली हुई है, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष का दावा है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है और वो इस बार ये लोकसभा राज्यसभा के लिए जो नामांकन होना है उसमें केंद्रीय आला कमान के द्वारा तय किए जाने वाले नाम को भेजेंगे। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में जयपुर में कुछ नामों को सोचा जाएगा, उसके बाद वो नाम दिल्ली भेजे जाएंगे और फिर फाइनल नाम जो है वो दिल्ली से तय होगा। मदन राठौड़ जयपुर में राजस्थान की राजधानी में अध्यक्ष बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद वो बीजेपी मुख्यालय आज दूसरी बार आए थे। आज मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन राज्यसभा की इस सीट को लेकर तस्वीर किस तरह की उभर रही है, राजस्थान में किन किन लोगों की उम्मीदें जगी हुई है, किसकी किस्मत का पिटारा खुलेगा और किसको ये चांस मिलेगा इस बार। हमारे साथ हमारे खास मेहमानों का पैनल है। हितेंद्र शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता, प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार और डॉक्टर मुनीश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपका अनुभव क्या बताता है, राजस्थान से किसकी किस्मत खुलने वाली है? मीना जी, राजस्थान से राज्यसभा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो जिसके बारे में सोचेगा और जिसके बारे में बताएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी सोच भले अलग तरह की है। वो जातिगत समीकरण भी देखेगा, वो आगे वाले उपचुनावों को भी देखेगा और जो नेशनल पोजीशन है उसको भी देखेगा, क्योंकि राज्यसभा में उसको रिक्वायर्ड है अच्छे जो संशोधन करने हैं उसके लिए वोटों की जरूरत है। तो वो जरूरत पूरी करने के लिए वो हर हालत में चाहेगा कि राज्यसभा की ये सीट जीती जाए, क्योंकि जैसे जैसे राज्यसभा में संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो संशोधन आने वाले हैं उनमें भी सुधार आएगा, उसमें भी मजबूती मिलेगी। तो जो राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है और जो नेता जैसे राजेंद्र राठौड़ हैं या और नेता जो है जो अभी चुनाव हारे हैं मगर उनका उपयोग पूरी तरह से हो, उसके लिए वो चाहेंगे कि उन्हें राज्यसभा में लाया जाए और उनका सदुपयोग किया जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे लीडर्स भी हो सकते हैं जो नेशनल लेवल पे हैं मगर वो चुनाव हार गए, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उनको भी लाना जरूरी है। अगर तो उनका नाम भी आ सकता है, जैसे बाड़मेर से कैलाश चंद चौधरी हारे मगर वो क्योंकि पीएम के नजदीक थे, उनका नाम भी आ सकता है। या ऐसे और कोई नेता जो प्रधानमंत्री या जेपी नड्डा जी या जो उनका जो शीर्ष नेतृत्व चाहता है उनके नजदीक है और उनको लाना मुख्य धारा में जरूरी है, तो वो नाम भी आ सकता है। मगर ये बात जरूरी है कि राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त दावेदारी ठोकेगी और सशक्त रूप से ऐसे उम्मीदवार को लाएगी कि जो भविष्य की राजनीति को तय कर सके। जी, भविष्य की राजनीति को तय करने वाले नेता का अगर नाम चेहरा होगा तो अनुभव की राजनीति का क्या होगा, हितेंद्र शर्मा जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कई निर्णय कई स्तर पर सोच विचार के बाद प्रदेश स्तर पे भी इस पे विचार चल रहा होगा। राष्ट्रीय स्तर पे जब प्रदेश से जो विचार विमर्श होकर चीजें जाएगी उस पे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा संज्ञान लेगा और जो मूल इसका फाइनल निर्णय है वो राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा हमारे यहाँ सभी निर्णय किए जाते हैं। तो राज्यसभा की जो सीट इस बार चुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है। पूर्ण बहुमत के आधार पर केंद्रीय नेतृत्व जिसको तय करेगा वो व्यक्ति राज्यसभा में जाएगा। जी, प्रियदर्शी भटनागर जी, कांग्रेस पार्टी के हाथ से ये सीट छीनने की तैयारी में है, मदन राठौड़ का दावा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दावे तो बहुत बढ़ चढ़कर करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हौसलों में कोई कमी नहीं आई। एक वो भी समय था जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना कर रहे थे, लेकिन आज इन्होंने स्थिति देख लिया, इसके विपरीत है। आंकड़े कुछ भी दर्शाते हों, हम पूरी तरह से पुरजोर मेहनत के साथ में मैदान में हैं। हमारा काम और लोगों का विश्वास वो आज हमारे साथ में। हमें उम्मीद है कि चुनाव में हम मुस्तैदी से और अच्छे परिणाम के लिए और संघर्ष करेंगे।
तो किसका नाम आपकी तरफ से होगा? देखिए, इस संदर्भ के अंदर तो अभी दिल्ली के अंदर हाई कमान का और बाकी सब जनों के बीच में, राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में भी मंथन चल रहा है, तो वो तो अभी इस स्टेज पे बताना मुश्किल है। जो भी निर्णय होगा पार्टी का, वो सर्वमान्य है कांग्रेस के लिए और जनता के सामने शीघ्र ही, मैं समझता हूँ जल्दी ना आ जाएगा। जी, डॉक्टर मुनीश अरोड़ा जी, प्रियदर्शी भटनागर जी का लो कॉन्फिडेंस बताता है कि कांग्रेस के लिए स्थितियां अच्छी नहीं है। अगर इसको उनकी सौम्यता कहें तो भी गलत नहीं होगा। ये नैरेटिव और परसेप्शन की बात होती है। उन्होंने बहुत ही धीरज से, सौम्यता से, सहजता से कहा कि कांग्रेस पार्टी मुकाबला करेगी। कांग्रेस पार्टी के मुकाबले की संभावना कितनी है डॉक्टर मुनीश अरोड़ा? मीना जी देखिए, इसमें तो रेशो के आधार पे होता है, रेशो की वोटिंग होती है, तो नेचुरली भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक ज्यादा है, तो रेशो तो वैसे ही उनके पास ज्यादा हो ही गया अपने आप में। और जिस समय जब ये सीट जो खाली हुई है वेणुगोपाल जी की, वो उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, तो उसके पास नेतृत्व ज्यादा था, उसके पास विधायक ज्यादा थे, आज विधायक कम हो गए। तो इस बात से तो मना नहीं किया जाता कि भारतीय जनता पार्टी, मीरा जी इसका फर्क इस चुनाव तक ही नहीं है, बस कि इसका परिणाम तो जैसा भी वक्त को लेकर बात हुई थी, तो वक्त के लिए जो अभी इन्होंने जेपीसी को भेज दिया, अल्टीमेटली जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा से इनको पास कराना पड़ेगा, और जो उस समय मेजोरिटी की जरूरत होगी तो सब भारतीय, मीरा जी आपको याद होगा सुषमा स्वराज क्या कहती थी, या अरुण जेटली क्या कहते थे, एक बार मैंने पहले भी कहा था, जब तक हमारे पास राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं होगा, हम कोई भी ऐसा जो राम मंदिर हो या और कोई मुद्दे हैं, समान आचार संहिता हो या नागरिक संहिता हो, इस तरह के बिल नहीं लाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो वहां जाके गिरे। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, अब क्योंकि अब एक विडंबना और हो गई है, भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में भी सीटें कम हुई है, तो उसको जो मेजोरिटी चाहिए किसी भी संशोधन के लिए, उसके लिए विधायकों की सांसदों की जरूरत है, उसके लिए राज्यसभा सदस्यों की जरूरत है। अगर राज्यसभा सदस्य बढ़ाने हैं तो भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर मुकाबले से लड़ेगी और उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनका अल्टीमेटली गेम क्या है, अल्टीमेटली गोल क्या है, गेम क्या है, कि जो वो चाहते हैं उन संविधान के अंदर संशोधन हो, और वो संशोधन तभी एक्सेप्ट होंगे जब उनके पास दोनों में मेजोरिटी होगी। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी और जो भी इनका जो शीर्ष नेतृत्व है, वो ये विचार करेगा कि जो आदमी इसके लिए परफेक्ट हो और पूरी तरह से कंट्रोल कर सके सिचुएशंस को, और जनता के बीच में भी पैठ बना सके, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जनता के बीच पैठ बनाने वाला आदमी, खाली नेता नाम के लिए नेता नहीं होना चाहिए। जैसा भी चुन्नीलाल गरासिया जी को लाए आदिवासी क्षेत्रों से कनकमाल कटारे जी क्यों लाए, क्योंकि वो पैठ बनाना चाहते हैं। जो आदमी पहले राज्यसभा में रहा हुआ है उसकी जगह चुन्नीलाल जी गरासिया को लेके आए, क्योंकि उस आदमी की पेट है। तो पेट बढ़ाने के लिए ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा नेतृत्व चाहिए जो कि भारतीय जनता पार्टी को जो उपचुनाव आ रहे हैं उसमें भी मजबूती दे, और आगे वाले जो चुनाव आएंगे, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे यूपी के हों, या फिर बिहार वगैरह जहां भी होने हैं, तो वहां भी वो खड़ा रह के अपना नेतृत्व दे सके। तो मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आराम से ये राज्यसभा की सीट निकालेगी और ऐसे आदमी को लाएगी जो मुख्य नेता होगा, जो अभी नेपथ्य में है और जिसकी पहचान है और इसकी जरूरत है। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत तैयारी के साथ इसमें आएगी और पूरे मेहनत से काम करेगी इसमें राज्यसभा सीट को निकालने के लिए। हितेंद्र शर्मा जी, पार्टी के भीतर भी, पार्टी कार्यालय में भी चर्चाएं होती हैं, कौन से नामों की ज्यादा इस वक्त आपको गुंजाइश दिख रही है? हितेंद्र जी आवाज आ रही है? हितेंद्र शर्मा जी तक ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है। प्रियदर्शी भटनागर जी, कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है। हेमंत जी का ऑडियो ठीक करें प्लीज।
प्रियदर्शी भटनागर जी, गोविंद चतुर्वेदी, प्रियदर्शी भटनागर जी, कांग्रेस के लिए संभावनाएं कम है और ये पूरा का पूरा जो गणित है वो आंकड़ों से चलता है। आंकड़े इस वक्त आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप कैंडिडेट खड़ा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम हमारा कैंडिडेट खड़ा करेंगे, क्योंकि आज देश के अंदर एक दूसरी स्थिति बन चुकी है। मोदी जी के राज में ये संभावना और ये मैसेज पूरे देश में था कि मोदी जी एक तरीके से तो वन साइडेड विपक्ष खत्म करके इस देश की राजनीति का संचालन कर रहे थे। उन्होंने पूरा विपक्ष को तोड़ मरोड़ के खत्म कर दिया है। तो जहां संविधान और लोकतंत्र के खतरे की बात आई थी, तो हमने इस लोकसभा चुनाव और दूसरे चुनाव में भी हमारा सबसे पहला इश्यू यही था कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, विपक्ष को बचाना है। विपक्ष का भी एक सम्मान होता है, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि विपक्ष को बिल्कुल अपमानित करके या बिल्कुल दरकिनार करके जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो मोदी जी के वन मैन शो के हिसाब से लिए जाते हैं। तो हम उसी आधार पर कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन का एक उद्देश्य, एक ध्येय ये है कि हम देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस देश के अंदर न्याय की लड़ाई के अंदर कांग्रेस पार्टी और उनके अन्य सहयोगी घटक दल साथ खड़े हैं। परिणाम चाहे कुछ भी हो, जनता जनार्दन का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, स्वीकार्य है, लेकिन हम संविधान की लड़ाई जारी रखेंगे। जी, संविधान की लड़ाई जारी रखेंगे। मैदान में परिणाम क्या होगा इसको जानते हुए भी हम मैदान में उतरेंगे, ये अच्छी बात है। हितेंद्र शर्मा जी, सवाल ये है कि बीजेपी के उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं, इसको लेकर जनता के जहन में तो सवाल है ही। पार्टी मुख्यालय में भी आप जैसे नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा रहती होगी। किस किस के नामों की ज्यादा चर्चाएं आप सुन रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं को हमेशा से मौका मिलता रहा है, जिसके उदाहरण राजस्थान में बहुत सारे हैं। राज्यसभा में जो भेजे गए लोग हैं, हमारे यहाँ दिल्ली से बाहर से नेता अधिक नहीं थोपे जाते, आवश्यक निर्णय होते हैं। मदन जी खुद इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। राजेंद्र जी गहलोत साहब को भेजा गया। ऐसे नाम जिनके बारे में ज्यादा कभी कोई चर्चा नहीं रहती, जो जमीन पे रह के अपना काम करते रहते हैं। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी से जो भी प्रत्याशी आएगा वो कार्यकर्ताओं में से एक मजबूत नाम आएगा। और भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस किस हिसाब से क्या कह रही है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, मगर लगभग 50 वोटों का अंतर है कांग्रेस में और हम में। हमारा जीतना तय है। तो स्वच्छ लोकतंत्र के लिए हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह ऐसी चीजें ना हो। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुन के जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व अच्छा निर्णय करके राजस्थान के हित में और देश के हित में जो व्यक्ति रहेंगे, ऐसे व्यक्तियों को चुनेंगे। जी, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, सवाल ये है कि जब भी इस तरह की कोई सीट खाली होती है और जिस पार्टी के पक्ष में सीट जानी है उसको लेकर भी क्लैरिटी होती है, क्योंकि पूरा गणित सामने होता है, कुछ नया नहीं होना होता है, लेकिन नामों को लेकर ज्यादातर अब तक के जो अनुभव रहे वो ज्यादातर 1, 2, 3, 4 इनमें से तय होगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो। कुछ समय पहले तक तस्वीर लगभग स्पष्ट होती थी, आजकल तस्वीर एकदम धुंधली हो गई है। इस धुंधली तस्वीर के बीच में एक नाम डॉक्टर ज्योति मिर्धा का भी उठ रहा था। पार्टी इतनी बार हार के बाद उन्हें राज्यसभा भेजकर महिला रेशियो को बराबर कर सकती है? मीना जी, बात तो सही है आपकी। ज्योति मिर्धा एक कद्दावर नेता है, तेज तर्रार नेता है, महिला नेता है। आवाज आ रही है ना मीना जी? हाँ, तो इसमें आपने जो नाम दिया है ज्योति मिर्धा का, इससे मना नहीं किया जा सकता। ये तेज तर्रार नेता है, उनका अपना एक अस्तित्व है और जाट उससे आती है, बिरादरी से। और मोदी जी अगर चाहेंगे कि जाट बिरादरी को खुश करना है आगे, क्योंकि जाट बेल्ट में थोड़ी सी कमजोरी है, तो वो ला सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मीना जी। मगर एक बात मैं आपको और बता दूं, आपने जो धुंधली तस्वीर की बात की है, अब पीछे आप कांग्रेस की बात कर रही थी, सोनिया गांधी आएंगी यहां से, पता था क्या अपने को? राजस्थान से आके सोनिया गांधी जाएंगी, ये कभी सोचा था अपन ने? किसी ने नहीं सोचा था मीना जी। तो जो सेंट्रल लीडरशिप है हर दोनों ही पार्टियों की, वो क्या सोच रही है, उसका दूध का गेम क्या है, वो दूध की क्या राजनीति कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट राजस्थान पे आने वाला है, वो एक अलग इशू है।
और उसके इम्पैक्ट से मना नहीं किया जा सकता, और वो इम्पैक्ट राजस्थान ने बार बार झेले। 3 नेता राज्यसभा में कांग्रेस के बाहर के, राजस्थान के नहीं है, वो सब बाहर से आए और यहां से राज्यसभा में गए। मीना जी, बात ये हो रही है कि इस समय दोनों ही पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कश्मकश की पोजीशन में, इनको अस्तित्व, मतलब अब जो पोजीशन बन गई है ना, अब इनको एक पूरी लड़ाई लड़नी है। मीना जी, सबसे बड़ी स्थिति मैं पूरे देश की बता दूं आपको, तो कांग्रेस का सैक्रिफाइस रीजनल पार्टीज के सामने कितना करना पड़ा लोकसभा में, इसका अंदाज लगाया अपन ने। जो 500 सीटों पे लड़ने वाली पार्टी, वो 200 के 250 सीटों पे लड़ती है आके, और बाकी रीजनल पार्टी के लिए छोड़ती है, ताकि विपक्ष का अस्तित्व जिंदा रह सके। जहां कांग्रेस इतनी बड़ी सैक्रिफाइस कर रही हो, राहुल गांधी इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने को तैयार हो कि किसी तरह से विपक्ष बच जाए, विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हो, उस समय पे इस तरह की पोजीशन, जहां एक राज्यसभा की सीट हो, हालांकि मेरे साथी हितेंद्र शर्मा जी बोल गए कि 50 सीटों का अंतर है, वो तो सबको पता है। 50 सीटों का अंतर पाटना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, मगर कांग्रेस फिर भी लड़ेगी। कांग्रेस इसलिए लड़ेगी क्योंकि उसको अपना अस्तित्व दिखाना है कि हम बिना हारे सीट नहीं जाने दे रहे, भले हमें मालूम है हम हारेंगे, मगर हम मैदान में है। तो ये जो कांग्रेस की रणनीति है, एक अच्छी रणनीति है, देश की राजनीति के लिए एक अच्छी रणनीति है। चाहे पता है मेरे को हारना है, मुझे पता है कि मैं वोट के उसमें नहीं रख सकता, मगर मैं चुनाव में तो हूं ना, चुनाव में हूं तो मैं प्रचार में भी हूं, प्रचार में हूं तो मैं मीडिया में भी हूं और जनता में भी हूं। और जब इतनी बात होगी तो बात आगे तक जाती है। तो इस समय जो लड़ाई है मुद्दों की, उसको ले जाने के लिए कांग्रेस का लड़ाई में बने रहना भी एक अच्छा सिग्नल है। हारते हुए भी बिल्कुल बिल्कुल समझ में आता है डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। आज की तारीख में तो सर्वाइवल के लिए है कांग्रेस, खबरों में बने रहने के लिए। और एक बात है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अब ये सीख लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, समय के साथ जिसको कहते हैं ना, शने शने अपनी उस यात्रा में जुट गए हैं, जहां खबरों में कैसे रहना है। मीडिया को बहुत बखूबी, बीजेपी को आता था ये, अब कांग्रेस पार्टी ने भी ये सीख लिया है। मीना जी, बीजेपी तो आप मानते होंगे कि आंदोलनों के लिए जानी जानती थी। लोग हंसते थे कि जैसा महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो, तो किस तरह से बीजेपी सड़कों पे उतरती थी। क्या कांग्रेस उतर सकी उस लेवल पे? डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, बीजेपी के पास उस समय कोई विकल्प नहीं था सिवाय सड़कों पर उतरने के। बात ये है, और कांग्रेस पार्टी को सड़कों का अनुभव ही नहीं है, तो वो सड़कों पे कैसे उतरे, उन्हें मालूम ही नहीं है। सड़क पर उतरने के लिए पहले समझना पड़ेगा कैसे जाना है। जो हमेशा महलों में रहे, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस पार्टी के बाकी लोग हो, कांग्रेस की पूरी जो अपब्रिंगिंग है वो तो सारी की सारी सत्ता के साथ हुई है, इसलिए उन्हें विपक्ष में रहने की आदत नहीं थी। अब तो बखूबी सीख रहे हैं, सड़कों पर राहुल गांधी सबसे ज्यादा निकल रहे हैं, भारत यात्रा के नाम पर उन्होंने जाना समझा, और ये अनुभव उन्होंने पहले लिया होता तो शायद कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति भी नहीं होती। लेकिन हर एक यात्रा का समय होता है। कांग्रेस पार्टी ने एक लंबी यात्रा इस देश में शासन में की, समय विपक्ष में बैठने का है, उसका सम्मान होना चाहिए। सत्ता पक्ष में इस वक्त बीजेपी है, लेकिन सवाल यह है कि जो वरिष्ठ नेता बीजेपी के जितने भी इस वक्त राजस्थान की राजनीति में हैं, जिनको लगता है कि उनके सम्मान को पूरा अहमियत मिलनी चाहिए, उनके अनुभव को, उनका इतना उन्होंने जो राजनीति में पार्टी में समय दिया है, उनका जो इंतजार है उसका क्या होगा हितेंद्र शर्मा जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें छोटे से लेके बड़े सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान रहता है, और कभी भी किसी भी कार्यकर्ता का किसी भी चीज में नंबर आ सकता है। हमारे यहाँ पे तय नहीं है कि भाई फला पद पे फला ही व्यक्ति रहेगा। हमारे यहाँ पे किसी भी चीज में किसी भी कार्यकर्ता का नंबर आ सकता है, वो कोई भी हो सकता है। राज्यसभा के लिए भी, विधानसभाओं के लिए भी, पार्टी के पदों के लिए, बोर्डों के लिए। कार्यकर्ताओं को नीचे से उभारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से किया है, क्योंकि हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और अभी भी आप देखिएगा जो चयन सामने आएगा, सब लोग चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में ही इस तरह की चीजें हो सकती है।
ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जी, तो विश्वास के साथ आप जो कह रहे हैं, इस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को विश्वास नहीं है कि क्या होगा मालूम नहीं है। राज्यसभा की सीट भले ही 2 साल की हो, लेकिन 2 साल का एक राज्यसभा का नाम तो जुड़ जाता है। अब वो वरिष्ठ से लेकर जूनियर तक जितने भी लोग बड़े बड़े कार्यकर्ता उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भजनलाल जी की तरह हमारी भी किस्मत खुल जाए, मदन राठौड़ जी की तरह हमारी किस्मत खुल जाए। तो तमाम जो, और बल्कि राजस्थान के जो प्रभारी बनाए गए हैं अग्रवाल साहब, उनकी तरह किसके नाम पे मोहर लगेगी, ये एक असमंजस की स्थिति इस वक्त है। प्रियदर्शी भटनागर जी, जैसे डॉक्टर मुनेश अरोड़ा ने कहा कि सोनिया गांधी राजस्थान से आएगी, ये किसने सोचा था। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है जहां अशोक गहलोत हो और गांधी परिवार के प्रति उनकी जो निष्ठा हो और जो राजनीतिक उनकी जो गुगली फेंकने की आदत हो, उसमें सोनिया गांधी जब आई तो बहुत लोगों को आश्चर्य नहीं भी हुआ डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, और आप इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि अशोक जी को अपने नंबर सबसे ज्यादा मजबूत करने बेहतर ढंग से आते हैं। वो राजनीति के इतने जबरदस्त खिलाड़ी हैं। प्रियदर्शी भटनागर जी, कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा ही बड़े नाम पे तो इस बार दाम नहीं खेल सकती, मतलब सोनिया गांधी नहीं हो सकती, पर केंद्र से कोई नाम, क्योंकि हारने के लिए तो दिल्ली का नाम नहीं होगा, तो दाम तो जयपुर के, राजस्थान के किसी नाम पर लगेगा इस बार। देखिए, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। आपकी बात से इस हद तक तो मैं बिल्कुल एग्री हूं कि जो भी नाम आएगा वो एक बहुत बड़े दर्जे का, बहुत बड़े स्तर का व्यक्ति होगा, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रही है। इसके अंदर हमको हमारा अस्तित्व कायम रखने के साथ साथ में जनता को एक मजबूत मैसेज देना है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने उनको हटाए जाने के लिए आज एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके अंदर हमारे कांग्रेस के कम से कम 4 से 5 पार्टी के द्वारा अधिकृत तौर पे कहा गया है कि हमारे 4 से 5 राज्यसभा के सांसद हैं जो उस प्रस्ताव पे साइन नहीं कर पाए। लेकिन अचरज की और समर्थन की और खुशी की बात यह है, फिर भी हमारे प्रस्ताव पर 87 सांसद ने हस्ताक्षर किए हैं। तो निश्चित ही वो अन्य दलों के हैं, एनडीए से हैं। तो इससे ये साबित हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी आज जो देश के लिए लड़ाई लड़ रही है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है और इनकी जो तानाशाही है, उसके विपरीत भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसद और बहुत सारे लोग त्रस्त हैं। हमें उम्मीद है उनकी अंतरात्मा चुनावों में तो जागती है, उसके साथ साथ में हमें उम्मीद है वोटिंग में भी जाग जाएगी। आज देख लीजिए आप, जैसे आपने अशोक गहलोत साहब का नाम लिया, निश्चित तौर पे अशोक गहलोत साहब एक बहुत बड़ा नाम है, उनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा अनुभव है। अगर उनका नाम आता है तो किसी को भी अचरज नहीं होगा। लेकिन किसका नाम आता है ये तय होगा पार्टी लेवल के ऊपर और पार्टी हाईकमान के लेवल पर, और जब तय होगा उसको तय होकर के उसकी घोषणा भी राष्ट्रीय स्तर पर भी हो पाएगी, घोषणा भी वहीं से होगी। और ये मैं इस बात का समर्थन करता हूं, निश्चित तौर पे ऐसा नाम आएगा जिससे भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी काफी हद तक तो दूर होगी। इनको ये पता चलेगा कि चुनाव एक तरफा नहीं है और न्याय की लड़ाई और संविधान की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, इनको कांग्रेस अब बताएगी। जी, आप कहना चाहते हैं कि जैसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए जाने वाले प्रस्ताव पर कांग्रेस के कुछ सांसदों ने सिग्नेचर नहीं किए हैं, वैसे ही आपको अनुपस्थित थे, वो आपको विधानसभा में भी उम्मीद है, ऐसा आप सोचते हैं। हितेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं उस पर अभी जाने की बजाय एक और आपसे सवाल समझना चाहती हूँ हितेंद्र शर्मा जी, कि जब राज्यसभा में किसी राजस्थान के नेता को जाने की बात आप लोग सुनते हैं, आप लोग मतलब पार्टी के तमाम जिलों में रहने वाले जो नेतागण हैं, प्रवक्तागण हैं, तो आप लोगों के जहन में क्या चलता है कि किसको भेजना चाहिए? आप अब वो फिक्स स्टेटमेंट मत देना, पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता, ये वो सब नहीं, वो सब हो गया है। अब आप मुझे ये बताइए कि एक कार्यकर्ता के रूप में जब आप देखते हैं तो राज्यसभा में कौन जाए और वो जाकर क्या करे आपके लिए? देखिए, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के
जो भी व्यक्ति जाएगा वो राजस्थान हित में, देश हित में काम करे। सबसे पहली प्राथमिकता में राजस्थान रहे उनके लिए। हम सब कार्यकर्ताओं को ये मानना रहता है। और जो भी राज्यसभा में गए, चाहे घनश्याम जी साहब गए हैं, चाहे मदन जी गए हैं, चाहे गहलोत साहब गए, जितने भी लोग यहाँ से गए हैं, अन्य सभी लोगों ने राजस्थान हित में काम करने का प्रयास किया है। और आने वाले समय पे भी जो भी व्यक्ति राजस्थान से जाएगा, 2 साल, 2.25 साल का जो कार्यकाल बचा हुआ है, कौन जाएगा इस विषय पे हमारे यहाँ पे कोई नहीं बताएगा। वो सेंट्रल लीडरशिप तय करती है, वहीं से तय होके आएगा। जो हमारी प्रदेश की कोर कमेटी है वो यहाँ पे चिंतन मंथन करके विशिष्ट केंद्र के पास भेजेगी, और केंद्र से जो भी तय होके आएगा वो व्यक्ति राजस्थान के हित में काम करेगा, ये बात तय है। कोर कमेटी जो तय करेगी वो नाम भी सेंटर से तय होके आएंगे कि यहाँ से तय करके भेजेंगे, फिर कोर कमेटी तय करेगी? देखिए, राजस्थान की कोर कमेटी अपने स्तर पे काम करती है। वो यहाँ से कुछ चीजों पे चिंतन मंथन, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, यहाँ की राजस्थान की लोकल व्यवस्थाओं को देखते हुए अपने सुझाव सेंट्रल कमेटी को देती है, और सेंट्रल कमेटी उस पर निर्णय करेगी। जी, तो डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, 1, 2, 3 ऐसे कोई नाम तो इस वक्त आपको नजर नहीं आ रहे हैं राजस्थान में? मीना जी, नाम तो बहुत से नजर आ रहे हैं। नाम तो बहुत से हैं। सतीश पुनिया आ सकते हैं, राजेंद्र राठौड़ हो सकते हैं, ज्योति मिर्धा हो सकती है, कैलाश चौधरी हो सकते हैं, और सेंट्रल में चिप भी हो सकती है। और उसके अलावा और बता दें तो मीना जी, आरएसएस बैठा हुआ है। आरएसएस का पूरा कंट्रोल है बीजेपी पे। ये तो आ सकते हैं। तब ये आ सकने वाला ही है। ये आने चाहिए, या इनकी प्रबल संभावना है, और उसका वाजिब कारण ये है। ऐसा नहीं मीना है जी, भारतीय जनता पार्टी में शाम को टिकट किसका आएगा वो सुबह नहीं पता होता। पार्टी मैंने आपको अरुण सिंह का उदाहरण देके बताया था कि मेघवाल जी और हम सब बैठ के खाना खा रहे थे, और शाम को क्या होगा वो उनको नहीं पता था सुबह। जी। और बहुत बहुत कॉन्फिडेंस। मीना जी, मैं बहुत स्पष्ट बता दूं आपको, चेहरा जरूर मोदी जी, चड्डा जी और ये सब लोग हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी में जो थिंक टैंक है वो तो पीछे अलग कहीं बैठे हैं। वो तो नामों में ही नहीं है। वो जो गणित में एडजस्ट करते हैं ना, वो तो कहीं है नहीं। अभी मीना जी, मैं चलो ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात हुई, कांग्रेस की बात करते हैं अपन। कांग्रेस में राहुल गांधी वायनाड से थे, रायबरेली से थे। प्रियंका गांधी को वहां भेजा गया, वायनाड छुड़वाया गया राहुल गांधी से। सोनिया गांधी को राजस्थान से लाया गया। ये क्या उनके डिसीजन है? उनके डिसीजन नहीं है। उनके पीछे कमेटी थी, कमेटी में मंथन हुआ, खड़गे तक बात गई, खड़गे ने फिर आगे बात की, फिर उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि नहीं, राहुल गांधी जी को यूपी का, क्योंकि वो उनका पुराना जो स्मृति ईरानी के सामने इतिहास रहा, उसको धोने के लिए उनको वहां से यूपी में वापस लाया जाए, उनकी इमेज बनाई जाए, वायनाड हाथ से नहीं छूट जाए, इसलिए प्रियंका गांधी को वहां भेज दिया गया। तो बहुत से फैक्टर मीना जी बात करते हैं, बहुत सी सोचें कम करती हैं। तो राजस्थान के लिए भी जब बात होगी मीना जी, तो ये 2 साल जरूर है, आपको कहने को 2 साल है, मगर दूर की राजनीति देखी जाएगी। इसमें जो 28 का संदेश दिया जाएगा, और संदेश इस सीट के बाद उपचुनाव भी होने हैं 6 सीट पर। उन उपचुनाव में क्या संदेश जाएगा ये भी देखा जाएगा। उनको मजबूत करना है, उन सीटों को मजबूत करना है, वो भी इम्पोर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ऐसे में ज्योति मिर्धा को अगर भेज देते हैं तो एक तीर से कई निशाने सबते हैं। उपचुनाव में उसका सीधा असर दिखता है। महिला सांसदों की संख्या में भी एक और बूंद जो है वो जोड़ी जाती है, और ज्योति मिर्धा को अकोमोडेट करना है, क्योंकि वो 2 बार चुनाव हार भी गई है। तो बहरहाल देखना होगा कि किसका नाम निकल के आता है। उपचुनावों के मद्देनजर ही नाम तय होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। सोमवार को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।